आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, औरत को एक ऐसा सौभाग्य हासिल है जिसके ज़रिए वो माँ बनती है। माँ बनने का ख्वाब किस औरत का नहीं होता है, मगर यह सआदत हर खातून के नसीब में नहीं हुआ करती। खुशकिस्मत होती हैं वो ख़वातीन जो कुदरती तरीक़े से जिनका हमल ठहर जाया करता है। मगर कुछ ख़वातीन में माँ बनने के राह में कुछ रुकावटें पाई जाती हैं। अच्छी बात यह है कि तिब्बी इमदाद के ज़रिए ये रुकावटों को दूर करके तकरीबन हर औरत को माँ बनाया जा सकता है। इसके ताल्लुक से इनफर्टिलिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बुनियादी तालीम रहेगी तो जो है उस ज़िम्मन में किस तरीके से अप्रोच होना है, वो हम इक़दामात किया कर सकते हैं। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिलाषा माचरला। डॉक्टर अभिलाषा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? सो इनफर्टिलिटी क्या है, किसको हम इनफर्टिल कपल बोलते? नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जो शादी होने के बाद 1 ईयर तक साथ में रहना है बोथ मेल एंड फीमेल, और रेगुलर इंटरकोर्स करना है, और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डोम्स कुछ भी इस्तेमाल नहीं करके 1 ईयर 12 मंथ्स तक भी ट्राई करके कोशिश करके भी प्रेगनेंसी नहीं आने से वो कपल को इनफर्टाइल कपल बोलते। ओके, ओके। क्या वजूहात हो सकती है इनफर्टिलिटी की? सो इनफर्टिलिटी एक्चुअली दो टाइप्स बोलते इनफर्टिलिटी। एक हुँ, प्राइमरी इनफर्टिलिटी रहते, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहते। प्राइमरी हुँ, इनफर्टिलिटी मतलब जिसको पहले प्रेगनेंसी अभी तक नहीं आया, उन लोगों को प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते। सेकेंडरी हुँ, इनफर्टिलिटी मतलब जिसको ऑलरेडी एक बार नहीं तो 2 बार, एटलीस्ट एक बार तो प्रेगनेंसी आ गया, वो अबॉर्शन हो सकते, नहीं तो पूरा डिलीवरी भी हो सकते, कुछ तो भी हो सकता, बट ऑलरेडी एक बार हुआ प्रेगनेंसी, उन लोगों को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते। हुँ, क्या रीजंस रहते हैं इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी में दो मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स परसेंट रहते, 40%, 40 to 50% रहते, फीमेल फैक्टर भी 40 to 50% रहते, और लास्ट 10% हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते। उसमें मेल फैक्टर्स भी नहीं रहते, फीमेल फैक्टर्स भी नहीं रहते, जस्ट अनएक्सप्लेन बोलते। सो पहले हम फीमेल के बारे में बात करते। सो फीमेल में क्यों इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी रीजंस क्या रहते? नॉर्मली ये है फीमेल यूट्रस और जी, ये अंडेदार। सो नॉर्मली हमको प्रेगनेंसी आने के लिए ये तीन चीजों लेडीज में नॉर्मल रहना। हुँ, तो नॉर्मली प्रेगनेंसी कब होते हैं? नॉर्मली जिसको लेडीज को 28 साइकिल रहते। हुँ, सो और ओव्यूलेशन मतलब हमारा ये अंडे दाने से एग रिलीज होते। हुँ, सो वो कब होता? नॉर्मली 28 डेज से 30 डे साइकिल में नॉर्मली 14th डे ऐसा ओव्यूलेशन होते। हुँ, ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज होके ट्यूब में आते। जी। सो सेम टाइम पे हस्बैंड से मिलने से सो हस्बैंड का स्पर्म्स भी ऐसा आके ट्यूब में दोनों मिला के बेबी होते। आप थोड़ा अदर साइड का बताइए, स्क्रीन में दिखेगा वो। नहीं, नहीं, वैसे ही रखिए, ये सर। ये साइड का बताइए। जी, हाँ, बताइए। आप एक्सप्लेन करिए, ओके। किस तरह से ओवरी से सो ट्यूब में। जी, सो ऐसा ओवरी में नॉर्मली अंडे रिलीज होते, रिलीज 14th डे ऐसा होते। सो 14th डे अंडे रिलीज होके ट्यूब में आते। हुँ, सेम टाइम पे हस्बैंड से मिलने से हस्बैंड का स्पर्म्स बोलते हैं ना, वो भी यूट्रस में आके ऐसे ट्यूब्स में आते। ओके, इधर दोनों मिला के बेबी होता, जाइगोट बोलते हैं हम। ठीक सो है। उधर से ट्रैवल करके यूट्रस में आके इधर चिपकते, हुँ, चिपक के देन एम्ब्रियो बोलते, वो ग्रो होते हैं अंदर। ओके, सो ये नॉर्मल। सो हमको नॉर्मल प्रेगनेंसी आने के लिए बच्चेदानी अच्छे रहना, ट्यूब्स अच्छे रहना, अंडेदानी अच्छे रहना ठीक। फीमेल्स में। सो
बच्चेदानी में कौन सा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे हमको इनफर्टिलिटी आता बोलने से? एक है, हमको पॉलिप्स बोलते हैं। पॉलिप्स मतलब अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ रहता, एक्स्ट्रा, सो वो गोश पॉलिप्स रहने से भी हो सकता, मतलब इनफर्टिलिटी हो सकता। फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, मतलब गड्ढा अंदर ऐसा यूट्रस में गड्ढे आने से, फाइब्रॉइड्स, उससे भी हो सकता। एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होते हैं? नॉर्मली क्या, ब्लीडिंग हमको बच्चेदानी से नीचे आना है, बट एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में क्या होते, बच्चेदानी से ट्यूब्स पे बाहर बाहर निकल के पूरा अंदर ब्लड बाहर आके पूरा चिपक जाते हैं अंदर। अच्छा। तो तब हम वो एंडोमेट्रियोसिस बोलते। सो उसमें भी हमको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आते। और एडिनोमायोसिस बोलते, वो भी एक गड्ढे है। सो ये सब यूट्राइन रीजंस है क्यों हमको इनफर्टिलिटी आता। और ट्यूब्स है। ट्यूब्स में जब ब्लॉक्स रहते, नॉर्मली ट्यूब्स अच्छे ओपन रहना ये ट्रैवल होने के लिए, ब्लॉक्स रहने से भी हमको इनफर्टिलिटी इश्यूज आता। और अंडेदानी में एग बनने में प्रॉब्लम होने से पीसीओएस बोलते, पीसीओएस, हार्मोनल इश्यूज, ऐसा कुछ रहने से अंडे नहीं बनते अंदर। सो अंडे नहीं बनने से भी हमको प्रेगनेंसी नहीं आता। ये फीमेल रीजन से। मेल में क्या हो सकता? मेल में सेमेन एनालिसिस करते नॉर्मली हम, उसमें हमको समझ में आता स्पर्म्स कैसा है, स्पर्म्स काउंट कैसा है, मोटिलिटी मतलब स्पर्म्स मूवमेंट कैसा है, स्पर्म्स मॉर्फोलॉजी मतलब वो नॉर्मल है अबनॉर्मल है। सो ये सब फैक्टर्स रहता मेल में। एरेक्शन प्रॉब्लम्स बोलते, एजैकुलेशन प्रॉब्लम्स बोलते, ये सब मेल फैक्टर्स है। सो ये रीजंस की वजह से हमको इनफर्टिलिटी हो सकता। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं? जिस तरह से आपने बताया फाइब्रोसिस जब पेशेंट होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होते हैं, तो ये सारे वजूहात को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? नॉर्मली क्या है, कपल हमको हमारे पास ऐसा 12 मंथ्स के बाद आने से हम पहले पेशेंट को देखते, एग्जामिन करते, क्या है कैसा है बच्चेदानी, वो सब करते। देख के सब नॉर्मल रहने से स्कैनिंग लिखते, नॉर्मल जनरल स्कैनिंग, बेसिक स्कैनिंग लिखते, और थोड़ा हार्मोनल टेस्ट भी लिखते। तो उसमें हमको मोस्टली समझ में आ जाते कौन सा प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, क्या है। और मेल का भी सेमेन एनालिसिस करते, उसमें हमको मालूम हो जाते सेमेन में कुछ इश्यूज है क्या, स्पर्म्स में। सो सपोज पॉलिप्स है, पॉलिप्स मतलब एक्स्ट्रा गोश मैंने बोला ना, सपोज पॉलिप्स है, पॉलिप्स को हम निकालना पड़ता। वो पॉलिप्स क्या करते, अंदर एक्स्ट्रा गोश क्या करते, वो स्पर्म नीचे से अंदर जाने के लिए रोकते। अच्छा। तो इसीलिए वो पॉलिप्स निकालना पड़ता। वो कैसा निकालना, मतलब हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी बोलते। मतलब एक कैमरा अंदर डालते हैं हम नीचे बच्चेदानी से, वो कैमरा से देख के वो पॉलिप्स निकालते, सो दैट पॉलिप्स के लिए पॉलिपेक्टमी करना पड़ता। सपोज ठीक। फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड्स में बहुत सारे फाइब्रॉइड्स रहते, एक बच्चेदानी के अंदर रहते, बच्चेदानी के बाहर रहते। बाहर रहने से हमको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहता इनफर्टिलिटी में, बट जो अंदर रहते हैं ना, अंदर वो भी सेम, सो स्पर्म्स को रोकते। और वो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता, वो फाइब्रॉइड्स निकालना पड़ता। सो मायोमेक्टमी करना पड़ता, मायोमेक्टमी बोलते हैं हम। लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते ओके। हैं। और पीसीओएस से, पीसीओएस में अंडे बनने में प्रॉब्लम है। सो ये पेशेंट्स में हम अंडे बनने के लिए दवा देते, मेडिसिन देते। जी। ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये तो खैर सॉल्यूशन है। ये होता क्यों है? फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स क्यों बनते हैं? वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, डाइटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, बहुत सारे रीजंस रहते, हार्मोन प्रॉब्लम्स हो सकता। तो ऐसा बहुत सारे रीजंस रहते, देयर इज सिंगल ऐसा रीजन क्यों होता बोल के नहीं है। ये डाइट एक्सरसाइज लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते वो, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठ के वेट 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 बढ़ते था, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, ये सब होता। और जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक मतलब
पेरेंट्स मतलब मदर को रहने से, मदर से वो बेबीज में मतलब डॉटर्स को भी आने के चांसेस है, हम्म। बट मोस्टली वो इनबिल्ट रहता, बॉडी में आ जाते। तो जेनेटिक रीजन ज्यादा है। नहीं, खुद का रीजन ज्यादा रहता है जेनेटिक से, अच्छा। मतलब बॉडी में हार्मोन इश्यूज से होता हो। हम्म। तो इसको क्या अवॉइड किया जा सकता है? उसको अवॉइड मतलब हम प्रॉपरली ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट रहते, बट अवॉइड करने का कुछ भी नहीं है। थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस, हम डेली एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, जंक फूड नहीं लेना, पिज्जाज बर्गर्स वो सब बंद करके प्रॉपर वेजिटेबल फ्रूट्स खा के, ऐसा थोड़ा हम कोशिश कर सकते हैं। बट देर इज हम्म। नो ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं रहता वो रोकने के लिए, मतलब वो सब इनबिल्ट है, वो आ ठीक। जाते। हमको कैंसर्स भी आते हैं, क्यों आते, कैसा प्रिवेंट करना बोल के ऐसा नहीं रहता। हम्म। कैंसर्स कैसा आते सेम ऐसा भी ये भी हो सकता। ठीक है। क्या एक्सेस ब्लीडिंग भी इसका रीजन हो सकता है? एक्सेस ब्लीडिंग, नॉर्मली इससे एक्सेस ब्लीडिंग होता, अच्छा। एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से ये नहीं होता, ये हम्म। होने से एक्सेस ब्लीडिंग होता। अच्छा। तो एक्सेस ब्लीडिंग को किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो एक्सेस ब्लीडिंग हम कब बोलते, एक्चुअली नॉर्मल ब्लीडिंग क्या है, एक्सेस ब्लीडिंग क्या है। हम्म। नॉर्मल ब्लीडिंग मतलब पीरियड के साइकिल, मतलब पीरियड्स नॉर्मली 3 to 7 days रहते हैं नॉर्मल ब्लीडिंग, डेली 3 to 4 पैड्स नॉर्मल बोलते। हम्म। और पीरियड में 80 ml लॉस, नॉर्मल 80 ml तक नॉर्मल बोलते। हम्म। कब हम हैवी ब्लीडिंग बोलते, पीरियड्स जब मोर देन 7 days रहते हम्म। और चेंज करते रहते, वो भी एक्सेस ब्लीडिंग बोलते। और कभी कभी 2 पैड्स लगना पड़ता, एक एक बार ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, वो भी हम एक्सेस ब्लीडिंग बोलते हैं। और रात में सोने के टाइम पे उठना पड़ता ब्लीडिंग ज्यादा होके पैड चेंज करने के लिए, वो हम्म। भी हम एक्सेस ब्लीडिंग बोलते। ठीक है। ठीक है। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? तो एक्सेस ब्लीडिंग का रीजंस भी सेम, मोस्टली सेम रहता, एक मतलब फाइब्रॉइड रहते, ये भी। पॉलिप्स रहते, हम्म। या एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, पीसीओएस। और कभी कभी मेडिसिन भी हो सकता, एंटीकोगुलेंट्स जब हम हार्ट पेशेंट्स को यूज करते हैं, एकोस्प्रिन, वारफेरिन, उससे भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता। हम्म। सो ये सब रीजंस रहता। सो इसके भी हम पहले क्या करना, पहले हम सेम पेशेंट को एग्जामिन करते, स्कैनिंग करते। और थायराइड से भी हमको ब्लीडिंग, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स और थायराइड से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता। सो हम थायराइड टेस्ट करते, थोड़ा हार्मोन टेस्ट करते। सो इसमें हमको मालूम हो जाता किस वजह से उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा। ओके। कभी कभी क्या होता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा रहते, एंडोमेट्रियल थिकनेस मतलब ये यूट्रस में, ये एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हम्म। कभी कभी हार्मोन रीजन से एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा रहते, सपोज 40 years के अबव है और हम्म। एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, वो हम्म। पेशेंट्स में हम एवेल्युएट करना पड़ता। कुछ यूट्रिन कैंसर है, कैंसर से भी हमको ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस अच्छा, है। तो आपने इस रीजन से हम जी। तो कैंसर बोलिए। अर्ली डिटेक्शन और उसको जो है उसके नुकसानात से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यूट्रिन कैंसर पूछ रहे आप? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, सो सर्वाइकल कैंसर हम अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हमको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बोलते, वो हम नॉर्मली 21 years एज से शुरू करना पड़ता। हम्म। वो स्क्रीनिंग कैसे करता, मतलब एक पैप्समियर टेस्ट है और एक है एचपीवी टेस्ट बोलते। हम्म। सो पैप्समियर क्या है, इसमें जस्ट हम सर्विक्स का ऊपर सुपरफिशियल और एंडोसर्विक्स का सैंपल्स लेके भेजते। हम्म। सो उसमें हमको कुछ एबनॉर्मल सेल्स है क्या मालूम हो जाते हैं। हम्म। और एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, नॉर्मली सर्विकल कैंसर का रीजन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो वायरस डिटेक्ट करते एचपीवी हम्म। टेस्टिंग में। सो अच्छा। नॉर्मली हम 21 years
21 इयर्स एज से स्टार्ट करना है स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है कि एक्चुअली इज द मोस्ट कॉमन कैंसर कंपेयर टू यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एनी अदर कैंसर। सर्विक्स हमारा मोस्ट कॉमन है, और सर्विक्स कैंसर आने के लिए हमको 10 इयर्स लगता। मतलब अच्छा डिटेक्शन, मतलब हमारा पैप्समेयर से हम डिटेक्ट करने से, इससे हमको 10 इयर्स लगता वो पूरा बड़ा मतलब कैंसर बनने के लिए। सो हमको अच्छा बहुत टाइम है, इसीलिए पहले हम स्क्रीनिंग करने से हमको बहुत टाइम रहता है ट्रीटमेंट लेने, मतलब वो कैंसर बनने के लिए। इसीलिए कैंसर आने से पहले हम वो स्टेज में ट्रीट करने से कैंसर आने के चांसेस नहीं रहते। हम्म। और उसके बाद ये अगर कैंसर शुरू हो रहा है या फिर जो है आने के रास्ते पर है, तो इसका उसको इलाज करने पर फिर औरत नॉर्मल हो जाती है, माँ बनने के काबिल हो जाती है। हाँ, अभी वो कैंसर स्टेज पे डिपेंड होता, बचना नहीं निकालना, बचना नहीं निकालना पड़ता। फिर स्टेज 2 स्टेज 3 में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रहते से। बट ट्रीटमेंट से हमको प्रिवेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो 21 ईयर्स से कंपलसरी हर औरत एवरी 3 इयर्स में एक बार पैप्समेयर करना है। एवरी थ्री ठीक है। इयर्स पैप्समेयर कर सकते हैं, नहीं तो एचपीवी टेस्ट कर सकते हैं। एचपीवी टेस्ट एवरी 5 इयर्स करना है, अप टू 65 इयर्स एज ग्रुप तक इसके बाद पहले 65 इयर्स तक अभी पूरा नेगेटिव, मतलब पूरा पैप्समेयर टेस्ट नेगेटिव। 60 बाद की जरूरत नहीं, क्योंकि 65 इयर्स के बाद कैंसर चांसेस बहुत, सर्वाइकल कैंसर चांसेस बहुत कम है। अच्छा, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता क्यों है, कहाँ से आता है? वो पैपिलोमा वायरस नॉर्मली क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी से होता। हम्म। सो इसीलिए हम 21 इयर्स बोलते, बिकॉज 21 इयर्स से सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होता। हम्म। सो इसीलिए 21 इयर्स से स्क्रीनिंग करना इम्पोर्टेंट है। मोस्टली सेक्सुअल एक्टिविटी और मल्टी सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब बहुत मल्टीपल पार्टनर्स रहने से हम्म। सो ऐसा हो सकता। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसको HIV है, डायबिटीज है, वो लोगों में थोड़ा इम्यूनिटी कम रहता, हम्म। तो वो लोगों में भी HPV वायरस आने के चांसेस रहता। अच्छा। नॉर्मली हेल्थी औरत में HPV वायरस आने के बाद भी वो क्लियर हो सकता। अच्छा। ठीक है। बट जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, HIV है, डायबिटीज है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, ये प्रोस्टिट्यूट्स रहते ना, वो लोगों में क्या है, इम्यूनिटी कम रहता और HPV वायरस कॉन्स्टेंटली रहते। वो कॉन्स्टेंटली रहने की वजह से वो कैंसर तक जाता। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे साथ। तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर अभिलाषा माचरला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल, और ये लेपारोस्कोपिक सर्जरी में एक्सपर्ट हैं। और इन्होंने बताया कि क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से एक औरत माँ नहीं बन सकती, और किस तरह से वो वजूहात को दूर किया जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में उन्होंने ये शेयर किया है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, वो सर्वाइकल कैंसर शुरुआत होने में और कैंसर के सिम्टम्स ज़ाहिर होने में 10 साल का वक्त रहता है। तो उस पीरियड में अगर इलाज कर दिया जाए तो सब चीज़ नॉर्मल रह सकती है। और इसकी वजह इन्होंने सबसे ख़तरनाक वजह ये बताई है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, बिसाइड्स द लो इम्यूनिटी एंड डायबिटीज़, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जो कि किसी मज़हब में भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की इजाज़त नहीं है। अगर कुदरत के क़ानून के ख़िलाफ़ अगर कोई औरत जाती है तो एक ऐसा ख़तरा मोल लेती है जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती, और कहीं कहीं पर तो ज़िंदगी को भी ख़तरा हो जाता है। बहरहाल, इस एपिसोड से आप नसीहत लें कि आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, सेहतमंद ज़िंदगी क्या होती है, और फिर माँ बनने के रास्ते
अगर कुदरती तरीके से नहीं हो पाता है तो ये रास्ते बंद नहीं होते हैं। आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके अपने आप को जो है माँ बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।